हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेस स्ट्रेंथ कंपैरिजन में एनिलीन एंड सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, इनके बेस स्ट्रेंथ कंपैरिजन के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। उन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो वी हैव टू कंपेयर बेस स्ट्रेंथ ऑफ दीज 4 कंपाउंड्स। अब आप देखो, इन 4 कंपाउंड्स में अगर बात की जाए तो जो फोर्थ कंपाउंड है इसको तो हम कंसिडर कर लेंगे रेफरेंस। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। इस फोर्थ वाले कंपाउंड को तो हम मान लेंगे यहां पर रेफरेंस। तो जो फोर्थ कंपाउंड है उस कंपाउंड को तो हमने यहां पर रेफरेंस कंसिडर कर लिया। अब आप देखो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में अगर हम पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करें तो फर्स्ट में OCH3 का प्लस M इफेक्ट ऑपरेट होगा। ठीक है, फर्स्ट में अगर हम बात करें तो यहां पर OCH3 का प्लस M इफेक्ट है। सेकंड में अगर बात की जाए तो सेकंड में CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, और CH3 ग्रुप की अगर बात की जाए तो इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और जैसे कि हम हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्कस कर चुके हैं, तो अब तो मैं इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कर सकता हूं। यहां पर मिथाइल ग्रुप का प्लस H इफेक्ट ऑपरेट होगा अलॉन्ग विद प्लस I, अलॉन्ग विद प्लस I। फर्स्ट में आप कह सकते हैं OCH3 का प्लस M इफेक्ट ऑपरेट होगा अलॉन्ग विद माइनस I, राइट। थर्ड में अगर बात की जाए तो थर्ड में आप देखो CHO ग्रुप प्रेजेंट है, एंड CHO ग्रुप इज माइनस M एंड माइनस I ग्रुप। क्लियर हो रही बात ये। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर फर्स्ट कंपाउंड की बात की जाए तो यहां पर प्लस M और माइनस I में OCH3 का कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करेगा? प्लस M इफेक्ट डोमिनेट करेगा। क्लियर हो रही बात ये। सेकंड में अगर बात की जाए तो मिथाइल ग्रुप का हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करेगा ओवर इट्स प्लस I, तो सेकंड में हम प्लस H इफेक्ट कंसिडर कर लेंगे। थर्ड में अगर बात की जाए तो CHO ग्रुप, थर्ड में CHO ग्रुप प्रेजेंट है, और CHO ग्रुप की अगर बात की जाए तो इसका माइनस M इफेक्ट यहां पर डोमिनेट करेगा ओवर इट्स माइनस I। और फोर्थ में आपको एनिलीन दिया है विदाउट एनी सब्स्टिट्यूएंट, तो फोर्थ को हम मान लेते हैं रेफरेंस। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया, देखो बेस स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस M प्लस I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस M माइनस I। मतलब ये हम कह सकते हैं, देखो बेस स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप। तो फिर तो इसका मतलब ही हुआ, आप देखो फर्स्ट एंड सेकंड में रिलीजिंग इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जबकि थर्ड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और फोर्थ रेफरेंस है। तो फिर ये बात तो कंफर्म है, देखो कि 1 एंड 2 आर मोर बेसिक देन फोर्थ एंड फोर्थ इज मोर बेसिक देन थर्ड। अब 1 एंड 2 में भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो हम बात कर सकते हैं प्लस M इफेक्ट ऑफ द ग्रुप विल बी मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू प्लस H इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप। प्लस M इफेक्ट रेजोनेंस डोमिनेट्स ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो फिर तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट में जो रिलीजिंग इफेक्ट है वो सेकेंड के कंपेरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब फर्स्ट में अगर रिलीजिंग इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर तो बेस स्ट्रेंथ और भी ज्यादा हो जाएगी। तो फिर तो फाइनली हम कह सकते हैं 1 इज मोर बेसिक देन 2 विच इज मोर बेसिक देन 4 विच इज मोर बेसिक देन थर्ड, क्योंकि फर्स्ट में प्लस M इफेक्ट है, सेकेंड में प्लस H इफेक्ट है, फोर्थ इज रेफरेंस, और थर्ड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस M इफेक्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इसमें हो जाएगा 1 2 4 3। क्लियर बात ये। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन में आपको जो 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इन 4 कंपाउंड्स में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट एंड टू सेकंड तो आपको दिए हुए हैं एनिलीन, जबकि आप देखो थर्ड एंड फोर्थ एनिलीन नहीं है। थर्ड एंड फोर्थ में अगर आप देखेंगे तो रिंग है वो बेंजीन रिंग नहीं है, दैट इज साइक्लोहेक्सेन रिंग। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? तो थर्ड एंड फोर्थ की अगर बात की जाए तो वो साइक्लोहेक्सेन अमाइन है, जबकि फर्स्ट एंड सेकंड एनिलीन है। अब देखो याद करो, बेस स्ट्रेंथ कंपैरिजन में सबसे पहले तो हम देखते हैं रेजोनेंस। आपको मैंने एक ऑर्डर लिखवाया था, एक जनरल सीक्वेंस की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम रेजोनेंस चेक करते हैं। अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो बेस स्ट्रेंथ गेट्स डिक्रीज्ड। फिर हम बात करते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ नाइट्रोजन। थर्ड हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, और साथ में हमने एक स्टेरिक फैक्टर और लिया था। ठीक है, अब यहां पर अगर बात की जाए तो देखो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट एंड सेकंड में जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, क्योंकि NH2 ग्रुप इज बॉन्डेड विद बेंजीन रिंग, सो इट्स लोन पेयर विल बी इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग। तो आप ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट कंपाउंड में रेजोनेंस है, सेकंड कंपाउंड में भी रेजोनेंस है, बट थर्ड कंपाउंड में रेजोनेंस एब्सेंट है, और फोर्थ कंपाउंड में भी रेजोनेंस एब्सेंट है। ये बात समझ में आ रही है? चलिए तो देखो फर्स्ट एंड सेकंड में अगर बात की जाए तो इनमें रेजोनेंस प्रेजेंट है, जबकि थर्ड एंड फोर्थ में अगर रेजोनेंस एब्सेंट है तो फिर एक बात तो कंफर्म है, देखो 3 एंड 4
will be more basic than first and second, because in 3 and 4 resonance is absent while in first and 2 resonance is present. First and 2 resonance is present. ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड में कंपाउंड्स एनिलीन है, जबकि थर्ड एंड फोर्थ में कंपाउंड्स एनिलीन नहीं है, वहां पर बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है। तो फिर आप देखो, अब 3 and 4 and 1 and 2 ये तो क्लियर हो गया कि 3 and 4 आर मोर बेसिक देन 1 and 2। जरा 1 and 2 की बात करते हैं। आप याद करें, एनिलीन एंड सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन में जब हम बेस स्ट्रेंथ कंपैरिजन करते हैं तो दो फैक्टर्स की बात करते हैं। उसमें एक तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक नेचर ऑफ ग्रुप, और दूसरा मैंने आपको बताया था SIP, याद करें, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। पहले हम देखते हैं दो फैक्टर की हमने बात की है, एक तो हम बात करते हैं SIP और एक हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक नेचर ऑफ ग्रुप। और याद करें, इलेक्ट्रॉनिक नेचर ऑफ ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक नेचर के बेसिस पर, जैसे कि मैंने फर्स्ट में आपको बताया कि अगर ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक नेचर रिलीजिंग है तो बेस स्ट्रेंथ विल इंक्रीज, और अगर ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक नेचर विड्रॉइंग है तो बेस स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक नेचर हम कब देखते हैं? जब ग्रुप मेटा या फिर पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट हो। अगर ग्रुप मेटा या पैरा पोजीशन पर है तो हम ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक नेचर की बात करते हैं, लेकिन अगर ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट है तो उस केस में आप याद करो हम बात करते हैं SIP की। और याद करो, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन SIP, जो कि सेकंड कंपाउंड में अगर आप देखेंगे तो सेकंड कंपाउंड में आपको कंपाउंड दिया हुआ है ऑर्थोटोल्यूडीन। आप ध्यान देना, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड की बात करूं तो फर्स्ट कंपाउंड तो आपको दिया हुआ है एनिलीन, सेकंड कंपाउंड आपको दिया है NH2 और मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है ऑर्थो पोजीशन पर। इस कंपाउंड को कहा जाता है टोल्यूडीन। ऑर्थो पोजीशन है तो इसको आप लिख सकते हैं ऑर्थोटोल्यूडीन। तो इन दोनों में अगर बात की जाए तो फर्स्ट में नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, सेकंड में भी नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। इन दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो सेकंड ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन में हमने बात की थी SIP की। और याद करो, SIP डिक्रीजेस बेस स्ट्रेंथ, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। इसकी वजह से कंपाउंड का बेसिक नेचर डिक्रीज हो जाता है। याद करना, मैंने आपको यह भी कहा था कि SIP इज नॉट ऑर्थो इफेक्ट और SIR। इसको ऑर्थो इफेक्ट या SIR में कंफ्यूज मत होना। मैं यहां पर नाइट्रोजन के लोन पेयर का रेजोनेंस में डिस्टर्बेंस की बात नहीं कर रहा हूं। रेजोनेंस में डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ये सोचे कि NH2 ग्रुप एडजेसेंट में मिथाइल ग्रुप होने की वजह से आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, तो ध्यान देना, NH2 ग्रुप इज अ स्मॉल ग्रुप एंड स्मॉल ग्रुप नेवर मूव आउट ऑफ प्लेन। स्मॉल ग्रुप पर ऑर्थो इफेक्ट या SIR नहीं होता है, याद आ रहा है? तो ये SIP की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज नॉट SIR और ऑर्थो इफेक्ट। और SIP में हमने डिस्कस किया कि बेस स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। तो फिर एक बात तो कंफर्म है कि 1 विल बी मोर बेसिक देन 2 इज लेस बेसिक बिकॉज ऑफ SIP। क्लियर बात ये? और अब अगर बात की जाए 3 and 4 की, तो देखो 3 and 4 में अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि 3 and 4 में कंपैरिजन SIP के अकॉर्डिंग नहीं होगा। बात समझना, जैसे 1 and 2 में मैंने कंपैरिजन SIP के अकॉर्डिंग किया है, अगर आप देखेंगे तो थर्ड एंड फोर्थ जो है वो कंपाउंड्स एनिलीन नहीं है। थर्ड एंड फोर्थ कंपाउंड जो है वो एनिलीन नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो थर्ड एंड फोर्थ कंपाउंड यहां पर साइक्लोहेक्साइलामाइन है एंड मिथाइल साइक्लोहेक्साइलामाइन। ये पॉइंट समझना है, यहां पर थर्ड एंड फोर्थ कंपाउंड जो है एनिलीन नहीं है। यहां पर अगर आप कंपैरिजन करोगे तो फोर्थ में हम कह सकते हैं मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट कंसिडर होगा। आपको अगर आप में से ये कहे कि सर यहां पर SIP की बात क्यों नहीं कर रहे हो, स्टेरिक की बात क्यों नहीं कर रहे हो, तो जरा आप सोचिए, ये जो NH2 ग्रुप और CH3 ग्रुप जिन कार्बन एटम्स पर बॉन्डेड है, रिंग के जिन कार्बन पर NH2 और CH3 ग्रुप प्रेजेंट है वो sp3 कार्बन है, और sp3 कार्बन है तो शेप कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। क्या मैं कह सकता हूं यहां पर प्रेजेंट NH2 और CH3 ग्रुप जो होंगे वो प्लेन में नहीं होंगे, वो वेज एंड डैश पर होंगे। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? जो NH2 और CH3 ग्रुप प्रेजेंट होंगे फोर्थ कंपाउंड में वो वेज एंड डैश पर होंगे, क्योंकि वो रिंग के सैचुरेटेड कार्बन पर प्रेजेंट है, वो सेम प्लेन में नहीं है। जबकि सेकंड कंपाउंड में अगर आप देखेंगे तो NH2 ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है, ये कार्बन, ठीक है, NH2 ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है, अगर आप वो देखेंगे, मतलब ये कार्बन, और CH3 ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है, ये कार्बन अगर आप देखेंगे तो दीज आर sp2 कार्बन्स। और sp2 कार्बन से तो यहां आप कह सकते हैं कि NH2 और CH3 ग्रुप जिन कार्बन पर प्रेजेंट है वो sp2 कार्बन है, और sp2 कार्बन पर शेप होता है प्लेनर। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? यहां रिपल्शन की प्रॉब्लम आएगी। जबकि NH2 और CH3 ग्रुप इन फोर्थ कंपाउंड आर प्रेजेंट ऑन sp3 कार्बन, और अगर sp3 कार्बन पर प्रेजेंट है तो यहां तो वैसे यूनिट्स वेज एंड डैश पर होंगी, तो इनमें हम SIP की बात नहीं करेंगे। क्लियर बात ये? तो फिर तो एक जनरल कंपैरिजन हम कह सकते हैं कि यहां पर मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट होगा, और अगर इसका प्लस आई ऑपरेट होगा तो रिलीजिंग इफेक्ट तो बेस स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है,
मतलब फोर्थ विल बी मोर बेसिक देन थर्ड। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4, 3, 1 एंड 2। देखो 4 and 3 आर मोर बेसिक एज कंपेयर टू 1 and 2 बिकॉज इन 4 and 3 रेजोनेंस इज एब्सेंट while in 1 and 2 रेजोनेंस इज प्रेजेंट। 2 1 से लेस बेसिक क्यों? क्योंकि 2 में SIP है। और 4 3 से मोर बेसिक क्यों? क्योंकि फोर्थ में मिथाइल का प्लस इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। आ रही बात समझ में? अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर सेकंड कंपाउंड में हमने मिथाइल का रिलीजिंग इफेक्ट क्यों नहीं लिया, तो याद करो एनिलीन में ऑर्थो पर प्रेजेंट ग्रुप का हम इलेक्ट्रॉनिक नेचर मतलब रिलीजिंग या विड्रॉइंग इफेक्ट नहीं देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं SIP। क्लियर होगी बात ये? तो इसलिए हमने SIP के बेसिस पर सेकंड को फर्स्ट से लेस बेसिक का है। तो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखो, आपको जो कंपाउंड्स दिए हुए हैं उसमें फर्स्ट कंपाउंड तो फिर से एनिलीन दिया हुआ है, सेकंड कंपाउंड फिर से आपको ऑर्थोटोल्यूडीन दिया हुआ है, थर्ड एंड फोर्थ कंपाउंड डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। थर्ड एंड फोर्थ की अगर बात की जाए तो थर्ड डाइमिथाइल एनिलीन और फोर्थ आपको दिया हुआ है इसमें मिथाइल NN डाइमिथाइल एनिलीन। चलिए अब इस केस में आप ध्यान देना। देखो सबसे पहले तो अगर बात की जाए इन 4 कंपाउंड्स में बेस स्ट्रेंथ की, तो आप ध्यान देना इस क्वेश्चन का आंसर से डिस्कस करते हैं। चलो मैं पहले आपको इसका आंसर बताता हूं, तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि उस आंसर से डिफरेंट अगर आपका आंसर आ रहा है तो आप गलती कहां कर रहे हैं। ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 3 में जो आंसर आएगा इसमें हमारा आंसर रहेगा फोर्थ इज मोस्ट बेसिक, देन इट इज थर्ड, देन इट इज फर्स्ट एंड देन इट इज सेकेंड। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट ने फोर्थ को सबसे लास्ट में रखा हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट ने फोर्थ को सबसे लास्ट में रखा हो, जबकि मैंने फोर्थ को बेस 10 में सबसे आगे रखा है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं, आप ध्यान देना। देखो फर्स्ट कंपाउंड तो आपको दिया हुआ है इसमें एनिलीन, सेकंड कंपाउंड आपको दिया हुआ है इसमें ऑर्थोटोल्यूडीन, यहां पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। थर्ड कंपाउंड आपको दिया हुआ है इसमें डाइमिथाइल एनिलीन, NN डाइमिथाइल एनिलीन ये, और फोर्थ कंपाउंड आपको दिया हुआ है ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड NN डाइमिथाइल एनिलीन। ये कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं। अब इन 4 कंपाउंड्स में हमें बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। देखो सबसे पहले तो हम रेजोनेंस ही चेक करते हैं भाई, स्टेरिक, परसेंटेज, S कैरेक्टर, I इफेक्ट, ये सब बाद में है। पहले तो हम ये चेक करते हैं कि नाइट्रोजन के लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट कितना है, क्योंकि अगर नाइट्रोजन के लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट कम है तो फिर बेस स्ट्रेंथ विल इंक्रीज, बेस स्ट्रेंथ विल बी मोर। अब जरा देखो फर्स्ट में हम कह सकते हैं नाइट्रोजन के लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट 100% होगा, सेकंड में भी नाइट्रोजन के लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट 100% होगा, थर्ड में भी नाइट्रोजन के लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट 100% होगा। लेकिन आप ध्यान देना फोर्थ में रेजोनेंस विल बी लेस। फोर्थ में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है उसका रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट कम होगा, और लेस होने का रीजन है ऑर्थो इफेक्ट। यहां पर लेस होने का रीजन है ऑर्थो इफेक्ट। अब एक बात समझना, मैंने फोर्थ कंपाउंड में ऑर्थो इफेक्ट कंसिडर किया है। क्वेश्चन है क्या सेकंड में ऑर्थो इफेक्ट नहीं होगा? तो ध्यान देना सेकंड में ऑर्थो इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जरा इसको डिस्कस किया जाए। अच्छा आप सोचिए, अगर सेकंड में मैंने कहा कि NH2 ग्रुप के लोन पेयर का जो रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है वो रेजोनेंस परफेक्ट होगा, जबकि फोर्थ में मैं कह रहा हूं कि नाइट्रोजन के लोन पेयर का जो रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है वो यहां पर लेस होगा। ऐसा क्यों समझ में आ रहा है? जबकि दोनों में ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, दोनों में एडजेसेंट कार्बन पर बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप, लेकिन फिर भी हमने सेकंड में ऑर्थो इफेक्ट कंसीडर नहीं किया है, फोर्थ में ऑर्थो इफेक्ट कंसीडर किया। इसका रीजन समझ में आ रहा है क्या है? क्योंकि जरा देखो सेकंड में कंपाउंड का बेसिक नेचर कौन डिसाइड कर रहा है? NH2 ग्रुप, जबकि फोर्थ में कंपाउंड का बेसिक नेचर कौन डिसाइड कर रहा है? NR2 ग्रुप। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? जरा देखो अगर मैं बात करूं यहां पर फर्स्ट में, तो फर्स्ट में कंपाउंड का बेसिक नेचर कौन डिसाइड कर रहा है? NH2 ग्रुप। फोर्थ में कंपाउंड का बेसिक नेचर कौन डिसाइड कर रहा है? NCH32 मतलब NR2 ग्रुप। क्या मैं कह सकता हूं NH2 ग्रुप इज अ स्मॉल ग्रुप? NH2 ग्रुप एक स्मॉल ग्रुप होता है, जबकि NR2 ग्रुप आप याद करें इट इज कंसिडर्ड एज अ बल्की ग्रुप। मैंने आपको स्मॉल एंड बल्की ग्रुप की लिस्ट लिखवाई है, आपको लिस्ट नोट करवाई है। उसमें अगर आप देखेंगे तो NH2 ग्रुप इज अ स्मॉल ग्रुप वाइल NR2 ग्रुप इज अ बल्की ग्रुप। अब आप सोचिए स्मॉल ग्रुप पर ऑर्थो इफेक्ट या SIR ऑपरेट नहीं होते हैं, क्योंकि स्मॉल ग्रुप कभी भी आउट ऑफ प्लेन मूव नहीं करता है। इट इज ऑलवेज अ बल्की ग्रुप विच मूव्स आउट ऑफ प्लेन। याद आ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सेकंड कंपाउंड में NH2 ग्रुप के एडजेसेंट में मिथाइल ग्रुप होने की बात कर रहे हैं, तो यस मिथाइल ग्रुप है, बट ये NH2 ग्रुप को आउट ऑफ प्लेन शिफ्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि NH2 ग्रुप एक स्मॉल ग्रुप है और स्मॉल ग्रुप पर ऑर्थो इफेक्ट या SIR नहीं होते हैं। जबकि फोर्थ में हमने NR2 ग्रुप लिया है, यहां पर कंपाउंड का बेसिक नेचर जिस नाइट्रोजन से डिसाइड हो रहा है वो NH2 नहीं है, NR2 है, और NR2 एक बल्की ग्रुप है।
NR2 एक बल्की ग्रुप है, जबकि NH2 ग्रुप की अगर बात की जाए तो NH2 ग्रुप एक स्मॉल ग्रुप है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? और स्मॉल ग्रुप पर ऑर्थो इफेक्ट SIR नहीं होते हैं, जबकि बल्की ग्रुप पर ऑर्थो इफेक्ट SIR होते हैं। तो इट इज NR2 ग्रुप दैट विल मूव आउट ऑफ प्लेन बट NH2 नेवर। ये बिल्कुल वैसा पॉइंट ऑफ डिफरेंस समझ लें। आप याद करो, फिनॉल में एसिडिक नेचर को डिसाइड करता है OH ग्रुप, बेंजोइक एसिड में एसिडिक नेचर को डिसाइड करता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। OH ग्रुप स्मॉल ग्रुप है, हम OH ग्रुप पर ऑर्थो इफेक्ट SIR की बात नहीं करते हैं, जबकि बेंजोइक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक नेचर को डिसाइड करता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्योंकि बल्की ग्रुप है तो उसमें हम ऑर्थो इफेक्ट SIR की बात करते हैं। इसीलिए आप याद करो, बेंजोइक एसिड में जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करते हैं तो उसमें मैंने फैक्टर लिया था कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्थो इफेक्ट SIR, क्योंकि वहां पर एसिडिक नेचर को डिसाइड करने वाला ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एंड दैट इज अ बल्की ग्रुप। जबकि फिनॉल में एसिडिक नेचर को डिसाइड करने वाला ग्रुप कौन सा है? OH ग्रुप, दैट इज अ स्मॉल ग्रुप, एंड स्मॉल ग्रुप नो ऑर्थो इफेक्ट SIR। इसीलिए हम यहां पर हम बात कर सकते हैं कि OH ग्रुप के कंपेरेबल तो यहां पर हो गया NH2 ग्रुप, दैट इज अ स्मॉल ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कंपैरिजन यहां पर हो जाएगा NR2 ग्रुप, दैट इज अ बल्की ग्रुप। तो अगर कंपाउंड में बेसिक नेचर NH2 से डिसाइड हो रहा है तो वहां पर ऑर्थो इफेक्ट और SIR की बात नहीं होगी। लेकिन जैसा कि फोर्थ कंपाउंड में बेसिक नेचर NR2 ग्रुप से डिसाइड हो रहा है और वो एक बल्की ग्रुप है, और बल्की ग्रुप पर ऑर्थो इफेक्ट SIR ऑपरेट होता है, तो वहां पर हमें ऑर्थो इफेक्ट SIR की बात करनी पड़ेगी। तो ध्यान देना, फोर्थ में मैं SIP की बात नहीं करूंगा, क्योंकि SIP तो स्टेरिक फैक्टर है। स्टेरिक से पहले हमें क्या देखना होता है? रेजोनेंस। और फोर्थ में तो मैं कहूंगा कि नाइट्रोजन के लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट 100% है ही नहीं, क्योंकि वहां पर ग्रुप आउट ऑफ प्लेन जा रहा है, वहां पर ऑर्थो इफेक्ट हो रहा है, तो वो रेजोनेंस को कम कर रहा है। जबकि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंपाउंड में रेजोनेंस इज परफेक्ट, 100% है। तो इसी बेसिस पर हमने कहा भाई फोर्थ कंपाउंड तो यहां पर सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा। आया समझ में ये? अब बात करते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की। देखो, फर्स्ट एंड सेकंड तो अभी भी मैंने आपको बताया। सेकंड में हम कंसीडर करेंगे SIP, और SIP के बेसिस पर मैं कह सकता हूं सेकंड विल बी लेस बेसिक देन फर्स्ट। तो देखो, सेकंड इज लेस बेसिक देन फर्स्ट। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अब बचता है थर्ड। यहां पर इस बात को समझना होगा कि हमने इस थर्ड को फर्स्ट से आगे क्यों रखा है, थर्ड को फर्स्ट से ज्यादा बेसिक क्यों रखा है। मैं इसका रीजन आपको क्लियर करता हूं, आप ध्यान देना। देखो, आप याद करें OH ग्रुप एंड OCH3 ग्रुप, अगर आप याद करें तो प्लस M इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप इज मोर एज कंपेयर टू OCH3 ग्रुप। ये मैंने आपको बॉन्ड एंगल से एक्सप्लेन किया था। अगर आप याद करें तो बॉन्ड एंगल के बेसिस पर मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि जो प्लस M इफेक्ट होता है OH ग्रुप का, वो OCH3 से ज्यादा होता है। मैं आपको याद दिलाता हूं, एक एप्लीकेशन हमने डिस्कस की थी, रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स टुवर्ड्स ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसमें एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था जिसमें रिंग पर एक में OH ग्रुप था मतलब फिनॉल, और एक में OCH3 ग्रुप था मतलब एनिसोल। और याद करें, मैंने आपको बताया था कि OH ग्रुप का प्लस M ज्यादा होता है OCH3 के कंपैरिजन में, और उसको मैंने रिलेट किया था बॉन्ड एंगल से। क्योंकि OH और OCH3 की अगर बात की जाए तो देखो, OH को एक तरह से मैं कंपाउंड ले सकता हूं एल्कोहल, जैसे OH की अगर मैं बात करूं एल्कोहल की बात करूं, और OCH3 में अगर मैं बात करूं ROR मतलब ईथर की, तो क्या मैं कह सकता हूं ईथर में बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप्स का रिपल्शन होता है। आपने पढ़ा होगा ईथर में बॉन्ड एंगल होता है अप्रोक्स 110 डिग्री के आसपास, और अल्कोहल में अगर बात की जाए तो बॉन्ड एंगल जो होता है वो 105 के आसपास होता है। अल्कोहल में अगर हम बात करें तो जो बॉन्ड एंगल होता है वो 105 के आसपास होता है। अब एक बात सोचिए, अगर ईथर में बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो क्या मैं कह सकता हूं बॉन्ड एंगल अगर ज्यादा है तो परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा। बॉन्ड एंगल अगर ईथर में ज्यादा है तो फिर तो यहां पर हम कह सकते हैं कि बॉन्ड एंगल अगर ज्यादा है तो फिर तो परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा, और परसेंटेज एस करेक्टर अगर ज्यादा होगा तो EN ज्यादा होगी, और EN अगर ज्यादा होगी तो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, मतलब प्लस M कम हो जाएगा। ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था जब हमने ESR में एप्लीकेशन डिस्कस की थी, क्वेश्चन डिस्कस किया था फिनॉल और एनिसोल मतलब बेंजीन पर OH ग्रुप एंड बेंजीन पर OH ग्रुप में अगर मैं प्लस M को कंपेयर करूं तो OH ग्रुप का प्लस M ज्यादा होता है OCH3 से। बिल्कुल वैसा ही कंपैरिजन आप इन ग्रुप्स में भी कर सकते हैं कि प्लस M इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप is more as compared to NCH3 group and it is more as compared to NCH3 group। यहां भी बिल्कुल सेम पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। देखो, जैसे OH और OCH3 में H और मिथाइल, H की जगह पर अल्काइल ग्रुप है, यहां पर H की जगह पर मिथाइल ग्रुप है, बिल्कुल वैसा ही डिफरेंस आप देखो, यहां पर एक H की जगह मिथाइल ग्रुप आ गया,
फिर एक और H की जगह यहां पर एक और मिथाइल ग्रुप आ गया। तो यहां भी बिल्कुल वैसे ही आप कह सकते हैं कि जो प्लस M इफेक्ट होता है वो NH2 ग्रुप का ज्यादा होता है NHCH3 के कंपैरिजन में, और NH3 का प्लस M ज्यादा होता है NR2 ग्रुप के कंपैरिजन में। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अब एक बात सोचिए, अगर NH2 NHCH3 और NCH3 ट्वाइस में ये प्लस M का ऑर्डर है, तो फिर तो हम कह सकते हैं इसका मतलब NH2 ग्रुप जब बेंजीन रिंग से कनेक्टेड होगा तो उसका प्लस M अगर ज्यादा होगा मतलब उसमें लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, जबकि NHCH3 में लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी। और NR2 ग्रुप अगर बेंजीन पर प्रेजेंट होगा तो इसका क्योंकि प्लस M कम है तो बेंजीन में इसकी लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी और भी कम होगी। और आप सोचिए, अगर NH2 का प्लस M सबसे ज्यादा है तो बेंजीन में इसकी लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और अगर लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो फिर तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, और नाइट्रोजन के पास अगर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम होगी तो इसका बेसिक नेचर कम हो जाएगा। इसका मतलब इनकी अगर मैं बेस स्ट्रेंथ को कंपेयर करूं तो यहां पर बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब आप कह सकते हैं कि एनिलीन से ज्यादा बेसिक होगा एन मिथाइल एनिलीन, एनिलीन से ज्यादा बेसिक होगा एन मिथाइल एनिलीन, और इससे भी ज्यादा बेसिक होगा एन डाइमिथाइल एनिलीन। ये इनमें बेस स्ट्रेंथ का हमें ऑर्डर मिलेगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? एनिलीन से ज्यादा बेसिक NHCH3 और इससे भी ज्यादा बेसिक NR2, क्योंकि NH2 ग्रुप का रिंग के लिए प्लस M ज्यादा है, प्लस M अगर ज्यादा है तो इसकी रिंग को लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, और लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो आप कह सकते हैं एनिलीन में NH2 के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम रहेगी तो इसका बेसिक नेचर कम हो जाएगा। इस बेसिस पर हमने रखा है। थर्ड कंपाउंड जरा देखेंगे तो दिस इज डाइमिथाइल एनिलीन, और फर्स्ट कंपाउंड आप देखेंगे तो एनिलीन, इसलिए हम कहते हैं कि डाइमिथाइल एनिलीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। तो देखो फोर्थ सबसे आगे, क्यों? क्योंकि यहां पर ऑर्थो इफेक्ट है, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से रेजोनेंस यहां पर क्या है? कम है। फिर आ जाएगा इसमें थर्ड के बाद में फर्स्ट। इन दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहां पर प्लस एम इफेक्ट इज मोर वाइल इन दिस केस प्लस एम इफेक्ट इज लेस, जैसा कि मैंने आपको यहां पर इस कंपैरिजन में बताया। और फिर आ जाएगा सेकंड को हमने लास्ट में रखा क्योंकि SIP वहां पर ऑपरेट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2। और ये जो मैंने आपको इसमें ऑर्डर बताया एनिलीन से ज्यादा बेसिक होता है, ध्यान देना यहां पर जो मैंने आपको ऑर्डर बताया एनिलीन से ज्यादा बेसिक होता है एन मिथाइल एनिलीन, और इससे भी ज्यादा बेसिक होता है एन डाइमिथाइल एनिलीन। ये आपके NCERT में क्वेश्चन तो नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन प्रोफाइल में आपको नहीं मिलेगा ये, लेकिन अगर आप देखेंगे तो NCERT 12th में जो 4th यूनिट है, उसकी जो 4th यूनिट है उस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में, उसमें एक टेबल में इसकी केबी वैल्यूज दी हुई है। एक टेबल में अगर आप देखेंगे तो केबी वैल्यूज दी हुई है, और केबी वैल्यूज में अगर आप देखेंगे तो आपको इस कंपाउंड की एन डाइमिथाइल एनिलीन की केबी वैल्यू सबसे ज्यादा मिलेगी, और अगर केबी वैल्यू इसकी सबसे ज्यादा है तो फिर तो इसकी बेस स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। उससे कम केबी वैल्यू होती है एन मिथाइल एनिलीन की, और उससे भी कम केबी वैल्यू होती है एनिलीन की। तो केबी वैल्यूज के फॉर्म में वहां पर ये एक टेबल में आपको मिल जाएगा, और जिसकी केबी वैल्यू ज्यादा है उसकी बेस स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप एक ऑर्डर बना सकते हैं कि एनिलीन से ज्यादा बेसिक एन मिथाइल एनिलीन, और उससे भी ज्यादा बेसिक एन डाइमिथाइल एनिलीन। आया समझ में? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चंस जो मुझे डिस्कस करने थे। ये मैंने आपको असाइनमेंट दिया था और उनके आंसर्स मैंने यहां पर डिस्कस कर लिए हैं। क्लियर? अब इसके अलावा देखो हाइपर कॉन्जुगेशन जब हमने डिस्कस किया था तो हाइपर कॉन्जुगेशन कंप्लीट करने पर मैंने कुछ क्वेश्चंस वहां भी आपको दिए थे। उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ताकि जो हमारा GOC1 वाला पार्ट है उसका जो असाइनमेंट हमारा पेंडिंग था उसके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन वाला पार्ट में डिस्कस करने जा रहा हूं। हाइपर कॉन्जुगेशन में जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे